हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे। इलास्टिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ स्ट्रेट वायर, खींचे तार का व्यवहार, या इस हेडिंग को हम समझ सकते हैं ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ। हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे 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 प्रतिबल बढ़ेगा उसी राशियों में विकृति भी बढ़ेगी। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, और अगर दूसरा घट रहा है तो पहला भी घटेगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होता है उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस में चेंज हो जाता है। यानी किसी भी वस्तु में जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। तो इस आकृति के कारण उसमें स्ट्रेन होता है, यानी विकृति हो जाती है। आकृति में परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या हुआ, विकृति हो गई। ठीक है। और इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण जो भी हम उस पे विरूपक बल लगा रहे हैं, इस विरूपक बल के कारण उस वस्तु में क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स जो उसको ओरिजिनल स्टेट में लाने का प्रयास करता है। तो इसके कारण उसमें क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रतिबल लगता है। ठीक है। अब हुक्स लॉ में क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था। इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है। अगर ये चीजें आप लोगों को नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में सर्च करके ये चीजें जान सकते हैं। अब स्ट्रेस व स्ट्रेन के बीच में एक हम कर्व प्लॉट करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, यानी प्रतिबल व विकृति के बीच में एक हम कर्व प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो वो कर्व जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। जिस बॉडी में स्ट्रेन या स्ट्रेस हो रहा है, वो जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है। तो ये कर्व डिपेंड करेगा कि जो भी बॉडी है जिसमें स्ट्रेस हो रहा है और या स्ट्रेन हो रहा है वो किस मटेरियल की बनी है। ठीक है। और दूसरा लगता है उस पे कि जो भी मटेरियल है उस पे किस तरह का स्ट्रेस लग रहा है, किस तरीके का प्रतिबल लग रहा है। कई तरीके के प्रतिबल होते हैं, अनडेड प्रतिबल, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है। तो कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि वो किस तरीके का स्ट्रेस है। दो तरीके। ठीक है। तो ये जो कर्व है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे जो कर्व है, जो हम कर्व ड्रा कर रहे हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि जिस भी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है वो किस मटेरियल का बना होता है। अलग अलग मटेरियल्स का जो इलास्टिक बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। इस चीज को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था जब हमने इलास्टिक बॉडी के बारे में बताया था इस वीडियो में। ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके का स्ट्रेस लग रहा है, उसमें प्रतिबल जो है वो किस तरीके का प्रतिबल है। ठीक है। उसमें कंप्रेशन हो रहा है या इलांगेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या टेंसाइल स्ट्रेस है, या शेयरिंग स्ट्रेस है। ये उन चीजों पर डिपेंड करता है कि कैसा उस पर स्ट्रेस लग रहा है। तो यहां पे जो हम इस केस में जो अध्ययन करेंगे वो हम कंसीडर कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस ले रहे हैं, अनुदैर्ध्य
प्रतिबल। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं कि उसमें इलांगेशन हो रहा है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। और ये जो हम केस में जो ग्राफ अध्ययन कर रहे हैं वो हम स्टील के लिए जनरली अध्ययन कर रहे हैं, स्टील के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। सबका बिहेवियर लगभग ऐसा ही आता है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की, यानी प्रतिबल जो है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस एग्जांपल का अध्ययन करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक स्टील का रॉड ले रहे हैं। मान लिया एक स्टील का रॉड है, उसकी लेंथ L। अब इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये जो है इसकी लेंथ जो है इस फोर्स के कारण क्या हुई, इंक्रीज कर गई। लेंथ जो है इंक्रीज कर गई, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, यहाँ पे L है। तो इसमें जो एलांगेशन हुआ इस बॉडी में, वो मान लिया जो एलांगेशन है वो डेल्टा L है। ठीक है, अब जब ये इलांगेटेड हुआ तो क्या हुआ, इसमें दो पॉइंट के बीच में क्या लगता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। जब हम इसको खींचते हैं तो जो जो अणु होते हैं वो पास आने का प्रयास करते हैं, तो जिसके कारण इसमें रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स F जो है ये हमारे द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है। तो इसमें दो चीजें हुई, एक स्ट्रेन यानी विकृति, तो स्ट्रेन या विकृति इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा L अपॉन L। दूसरा इसमें क्या जाना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यानी प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी जो रेस्टोरिंग फोर्स लगाया गया है। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स F हो गया, क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A हो गया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसको मान ले एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम इधर ले रहे हैं स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रेस ले रही है इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे सॉरी स्ट्रेन ले रहे हैं, स्ट्रेन यानी विकृति, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्ट्रेस ले रहे हैं। अब हम एक हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब भी अगर हम ठीक है इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितनी वृद्धि उसमें ठीक है, जितनी वृद्धि स्ट्रेस में होगी तो उतनी ही स्ट्रेन में होगी। तो जब हम इस पे ग्राफ खींचेंगे तो एक लीनियर लाइन आएगी। ठीक है, एक लीनियर कर्व प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो यह प्रदर्शित करेगा, सीधी रेखा क्या बताता है, यह प्रदर्शित करेगा कि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब जितना एक बढ़ रहा है तो उतनी ही वृद्धि दूसरे में भी हो रही है। तो दोनों क्वांटिटी क्या होते हैं, जब ये ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तो जो दोनों के बीच में ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा आएगा। तो मतलब एक चीज जितना बढ़ रही है दूसरे में भी उतनी ही वृद्धि हो रही है। तो ये प्रदर्शित करेगा कि दोनों क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो जो भी ग्राफ मिलेगा वो लीनियर मिलेगा, मतलब एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। अब क्या ये ग्राफ हमेशा सीधा रह सकता है, जो भी कर्व मिलेगा वो क्या हमेशा ही लीनियर मिलेगा?
अब मान लेते हैं लीनियर कैसे हैं, ठीक है। आप इधर स्ट्रेन लेते हैं तो मान लिया एक पॉइंट ये है, ओ डैश ले रहे हैं, ठीक है। ओ डैश पे, ठीक है, यहां पे इसका बिंदु आ रहा है, तो ओ डैश पे ये बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको मान ले रहे हैं पी पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इतने ही समय के बाद जब मान लीजिए ये पॉइंट यहां पे पहुंच रहा है, तो ये भी इसमें जितनी वृद्धि है, मान लीजिए कुछ समय में यहाँ पे दुगनी डिस्टेंस है, मतलब स्ट्रेन जो है पहले से डबल हो गया, तो स्ट्रेस भी पहले से डबल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी बार ये डबल हुआ उतनी देर में ये भी डबल हो गया, मान लिया। अब इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो इसको हमने यहां से ऐसे मिला दिया, तो ये एक क्या मिल रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है। ये ग्राफ क्या मिल रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। अब क्या ये जो कर्व होगा वो हमेशा लीनियर होगा, ठीक है। तो रियलिटी में क्या होता है, ये लीनियरिटी कुछ समय के बाद ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ओ ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी एक सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है इसमें, ओ से ए तक। इसमें ये पॉइंट मान ले रहे ए है, ओ से ए तक जो है ये ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा में आ रहा है। तो ओ से ए तक, ओ ए जो है वो एक लीनियर कर्व मिल रहा है, तो ओ से ए तक क्या कर रहा है, ये ओ सीधी रेखा मिल रहा है, तो ओ से ए तक जाने में हमें लीनियर कर्व मिल रहा है। सीधी रेखा में जो ग्राफ मिल रहा है वो सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो जो सीधी रेखा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि ये ओ से ए तक पहुंचने में ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ए के बाद जो है, जब हम ए के बाद पहुंचेंगे बी पॉइंट तक मान लिया, तो ये ग्राफ जो है वो ए के बाद स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चला जाता, यानी प्रतिबल जो है वो विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता है। तो यहां पे जो हुक्स लॉ है वो फॉलो नहीं करता है पॉइंट बी तक पहुंचने में। ये हुक्स लॉ जो है डज नॉट ओबे एट पॉइंट बी, तो बिंदु बी पे हुक्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। अब बिंदु ए तक ओ ए जो कर्व मिल रहा है वो हमें लीनियर मिल रहा है, तो लिमिट ऑफ हुक्स लॉ है, तो हुक्स लॉ की सीमा इसके बाद ये ओ ए क्या हो गया, लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, यानी ये हुक्स लॉ की यहां पे ये सीमा हो गई। इसके बाद अगर हम इसको और खींच देंगे ए के बाद, तो ये क्या करेगा, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, यानी ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो अब एक प्रश्न उठता है कि ए के बाद इलास्टिक बिहेवियर इसका रहेगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ए के बाद भी इसको अगर हम खींचते चले जाएं तो इसका इलास्टिक बिहेवियर रहेगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि इसको ए के बाद बिंदु बी तक हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये प्रारंभिक अवस्था से इसको हम बी तक ले गए, पॉइंट बी तक, ठीक है। तो पॉइंट बी क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इलास्टिक लिमिट है इसकी, ठीक है।
थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ, लेकिन हम जैसे इसको खींचेंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में कुछ समय के बाद लौट आ रहा है। तो पॉइंट बी जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी इलास्टिक लिमिट को प्रदर्शित करेगा, यानी उसकी प्रत्यास्था की सीमा को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर हम इसके बाद इसको बी पॉइंट से भी आगे खींच दें, ठीक है, अब मान लो कि इसको हम बी पॉइंट से खींचकर सी पॉइंट तक लेके चले गए और भी खींच दिया, तो क्या यह इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया या क्या यह अपने वापस स्टेट में लौटेगा या नहीं लौटेगा? तो जब हम इसको और अधिक बल लगाकर इसका स्ट्रेस और बढ़ा दें तो इसमें क्या हो गया, ये अपनी इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम अपने फोर्स को हटा लेंगे, जो भी विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया है, तो ये क्या करेगा, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास तो करता है लेकिन पूरी तरह अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट पाता है। इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि रह जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम पॉइंट सी पे, ठीक है, वो बिंदु सी है जहां पर अगर हम इसको खींच दे रहे हैं उस पॉइंट तक, तो उसके बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पूरी तरीके से नहीं लौट के आ रहा है। जब हम उसमें फोर्स हटा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं रह पा रहा है, आ पा रहा है और उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि रह जाती है। अब अगर हम इसको सी को यहां से मिला दें तो ये लगभग जो ग्राफ मिलता है वो ओ ए के पैरेलल मिलेगा, लगभग ओ ए के समांतर मिलता है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या करता है, पूरी तरह से अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का तो प्रयास करता है, ठीक है, लेकिन आ नहीं पाता, उसकी आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, अब इस पॉइंट पे, ठीक है, इस एक्सिस पे ये स्ट्रेस को शो कर रहा था, इस एक्सिस पे स्ट्रेन को। तो अब यहां पे क्या हो गया, इधर से हमने फोर्स हटाया तो स्ट्रेस क्या हो गया, वो तो जीरो हो गया। पर इस पॉइंट पे देखिए y एक्सिस पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो y एक्सिस पे हमने स्ट्रेस माना था, तो इस ग्राफ से क्या आ गया, हमें इस पॉइंट पे स्ट्रेस तो जीरो मिल रहा है लेकिन क्या हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह गया। परंतु इसमें स्ट्रेन है, तो परंतु इसमें क्या रह गया, स्ट्रेन, कुछ ना कुछ स्ट्रेन इसमें रह गया। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है कि ओ ए तक ग्राफ क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है वो, ठीक है, तो वो हुक्सता को ओबे कर रहा है और ए से बी तक ये अपने इलास्टिक बिहेवियर को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम बी तक लेके चले जाएं तो क्या हो रहा है, ये अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में लौट आ रहा है, ये अपने इलास्टिक बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको बी से भी आगे लेके चले जाएं, बियॉन्ड बी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है, यानी अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौटता है। तो पॉइंट बी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा। तो ये क्या होता है, एक प्रत्यास्था की सीमा है। ठीक है, अब इसके संगत जो इसमें प्रतिबल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, संगत प्रतिबल कहते हैं पॉइंट बी पर, और जो इसके कारण उसमें सामर्थ्य क्रिएट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, पराभव सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसमें जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो है उसके कारण उसमें एक यील्ड स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, यानी पराभव सामर्थ्य क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। अब अगर हम इसको सी से आगे मान लो और भी खींच दे रहे हैं, ठीक है, सी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मान लो इसको हम पॉइंट डी तक ले गए, ठीक है, तो पॉइंट डी वो मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, पॉइंट बी पर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है, यानी डी के बाद अगर हम इसको खींचेंगे, ठीक है, तो भले ही उसमें स्ट्रेस ना हो, ठीक है, उसमें कोई फोर्स बढ़ाएं तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौटती है, वो अपने डिफॉर्म शेप को प्राप्त कर लेती है। अब अगर हम इस पे पॉइंट डी तक पहुंचने के बाद में अगर हम इस पे स्ट्रेस हटा दें, कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हम रिमूव कर लें तो भी उसमें स्ट्रेन होगा। यानी क्या होगा, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो भी यह इलांगेटेड हो जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि ये रॉड था, अब इस रॉड पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अब ये रॉड क्या हुआ, इसमें
वेट बढ़ाते गए फोर्स को, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे पतला हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जिस भी पॉइंट पे हो, तो किसी भी बीच में कहीं भी क्या होगा, जब खींचते चले जाओगे, जब भी कोई चीज खींचोगे, रबड़ की डोरी है, कोई भी चीज है, उसको जब आप खींचिए तो पहले वो धीरे धीरे पतला होती है उस पॉइंट पे। ऐसे हम खींच रहे हैं इसको, जैसे खींचना शुरू करोगे तो क्या होगा, डोरी पहले पतली होती है, ठीक है। एक वायर ही ले लो, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, ठीक है, या कोई चार्जर पुराना पड़ा, उसका तार पकड़ के खींचना शुरू करना, देखो पहले वो एक पॉइंट पे पतला होगा, ठीक है, फिर वो उस जगह से ब्रेक हो जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए घर पे चार्जर को मत तोड़ देना, ठीक है। अब उसको अगर हम खींच देते हैं तो क्या होगा, एक पॉइंट पे वो पतला होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें फोर्स बढ़ाते जाएंगे वो एलांगेटेड होता जाएगा और एक बिंदु पर पतला हो जाएगा। तो जब ये पतला हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा हम, ठीक है। अगर हम इस बिंदु पर स्ट्रेस को और बढ़ा दें, ठीक है, तो इसका स्ट्रेस क्या होगा, इस बिंदु पर स्ट्रेस बढ़ गया। उसके बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, ठीक है, तो भी इसका जो स्ट्रेन होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम इसको और भी खींचते चले जाएं तो जिस स्थान पर ये पतला होता है वहां से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट ई हमने यहां पे दिखाया है, इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहां पर टूट जाएगा। तो ई जो है वो ई पॉइंट इसका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, यानी विभंजन बिंदु, यहां पर ये टूट जाएगा, ठीक है, यहां पर ये टूट जाएगा। तो जो पॉइंट डी है, डी से ई तक जब पहुंचेगा तो ई पर जब पहुंचेगा तो वहां से टूट जाएगा। अब अगर कोई भी हम किसी भी मटेरियल का के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो अगर डी और ई के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत ही निकट हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका जो फ्रैक्चर पॉइंट है, जो उसका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है, वो जल्दी होता है, ठीक है। जहां से इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये पतला होने लगा और हमने थोड़ा और लिया तो ये टूट गया, तुरंत ही टूट गया। तो जब ये तुरंत ही टूट जाएगा तो डी और ई पॉइंट जो होंगे वो एकदम निकट होंगे। तो जब निकट होंगे तो ये पॉइंट दर्शाएगा कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर उस पदार्थ में होता है जिसका फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता हो, जैसे ग्लास, कांच का ग्लास है, ग्लास देखा है कांच, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर यही डी और ई के बीच में जो स्पेस है वो अगर बहुत ही ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब है कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो जल्दी नहीं आता है। जैसा गोल्ड देखा है, सोना, सोने को पीटते जाओ तो क्या होता है, वो इलांगेटेड होता चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे के लिए, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनके बीच में डी और ई के बीच में जो ग्राफ खींच रहे हैं, अगर उसमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनका जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा वो बहुत जल्दी नहीं आता है, जैसे कि गोल्ड के लिए। प्रतिबल और विकृति के लिए अगर हम भंगुर पदार्थ के लिए अगर ग्राफ खींचे, भंगुर पदार्थ जो आसानी से ब्रेक हो जाते हो, जैसे कांच है, ठीक है, तो भंगुर पदार्थों के लिए जो बी पॉइंट है और ई पॉइंट है बहुत ही निकट होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ खींचे प्रतिबल और विकृति में, तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, तुरंत ब्रेक हो गया, ठीक है। और अगर जो तन्य पदार्थ है, तन्य पदार्थ का मतलब जैसे गोल्ड है, आयरन है, ये सब तन्य पदार्थ है, तो अगर हम इनके बीच में अगर हम प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ खींचे तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। और जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनमें अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरीके का कर्व प्राप्त होता है। प्रतिबल और विकृति के बीच में इस तरीके का कर्व प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया जिसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व का अध्ययन कर रहे थे।